एक द्वीप जहां हर रात जंगल की सांसें तेज हो जाती थी, जहां पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच एक साया सरकती थी, जहां धरती पर डर रेंगता था और हर कदम पर मौत फुफकारती थी। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये है हकीकत। ये है जापान का वो रहस्यमय टुकड़ा जिसे दुनिया अमामी ओशिमा के नाम से जानती है। लेकिन आज वही द्वीप खामोश है। न जंगलों में फुफकार है, न किसी पेड़ की डाल से लटकता जहर। सवाल यह नहीं कि अब सांप क्यों नहीं दिखते, सवाल यह है कि कहाँ चले गए ये सांप जो कभी इस द्वीप के राजा हुआ करते थे। क्या वो मारे गए या किसी ने उन्हें गायब कर दिया? इस कहानी के पीछे छुपी है एक ऐसी साजिश जो इंसान ने खुद रची थी और अंजाम प्रकृति की पूरी श्रृंखला को तबाह कर गया। जापान का ये छोटा सा द्वीप अमामी ओशिमा कागोशिमा प्रांत का हिस्सा है। चारों तरफ नीला समुद्र, भीतर हरे भरे जंगल। यहाँ की आबो हवा एकदम ट्रॉपिकल, नमी से भरी हुई, बारिशों से सजी हुई। ये द्वीप हमेशा से प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय रहा, क्योंकि यहाँ पाई जाती है दुनिया की कुछ सबसे अद्भुत और दुर्लभ प्रजातियाँ। अमामी खरगोश, अमामी ब्लैकबर्ड और सबसे रहस्यमय अमामी हाबू। अमामी हाबू एक ऐसा सांप जो न केवल जहरीला था बल्कि बेहद आक्रामक भी। इसकी लंबाई लगभग 4 से 6 फीट हुआ करती थी। रात का शिकारी था, बिल्कुल चुपचाप चलता और शिकार को झपट कर बचता था। इसके जहर से मौत जरूरी नहीं थी, लेकिन दर्द असहनीय। एक बार जिसने हाबू का डंक झेला वो उम्र भर इस पल को नहीं भूल पाया। स्थानीय लोग इसे रात का भूत कहते थे, लेकिन फिर भी ये इस द्वीप की जैविक कड़ी का हिस्सा था। एक संतुलन था जो हजारों सालों से चला आ रहा था। लेकिन फिर इंसान आया और उसके साथ आया विकास का लोभ। 1970 के बाद जापान की सरकार ने अमामी ओशिमा को स्ट्रैटेजिक जोन घोषित कर दिया, जहां मिलिट्री गतिविधियां शुरू हुई, सड़कें बनने लगी, पहाड़ काटे जाने लगे, जंगलों का सीना चीर दिया गया। प्रकृति चुप थी, लेकिन सांप नहीं। वो अब और इंसानी बस्तियों के पास आने लगे थे। हर महीने किसी न किसी गांव में सांप के डसने की खबर आने लगी। लोग डरने लगे और फिर सरकार ने फैसला लिया, सांपों से छुटकारा पाना जरूरी है। 1989 एक साल जिसने अमामी के भाग्य को बदल डाला। सरकार ने सुझाव दिया, अगर सांपों से बचना है तो एक प्राकृतिक दुश्मन को यहाँ लाना होगा। और इस तरह लाया गया मोंगोस यानी नेवला। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों से मशहूर ये शिकारी सांपों का जानी दुश्मन माना जाता है। लोगों ने राहत की सांस ली, लगा अब हाबू का डर मिट जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह नेवला अमामी का सबसे बड़ा सांप बन जाएगा। समस्या ये थी कि मोंगोस दिन में शिकार करता था, जबकि हाबू रात में बाहर आता था, इसलिए दोनों का आमना सामना मुश्किल था। हाबू नेवला से बच निकला, लेकिन नेवला ने शिकार बनाए द्वीप के बाकी मासूम जीवों को। अमामी खरगोश, पक्षियों के अंडे, कछुए और सबसे ज्यादा हाबू के अंडे। एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया और धीरे धीरे हाबू की संख्या कम होने लगी। जो सांप कभी डर की मिसाल था, अब एक लुप्तप्राय प्रजाति बन गया। अमामी ओशिमा अब शांत है, पर यह शांति नहीं, ये कब्रगाह की खामोशी। एक शिकारी को मिटाने के चक्कर में इंसान ने पूरी श्रृंखला को मिटा डाला। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ कहर तेज आवाजों के साथ आते हैं और कुछ एक अजीब सी खामोशी लेकर। अमामी ओशिमा पर ऐसा ही एक कहर आया जो चीखता नहीं था, पर हर जीव के जीवन को निगलता जा रहा। वो खामोशी जंगल के हर पत्ते पर उतर आई थी। वो खामोशी समुद्र की लहरों के बीच भी सुनाई देती थी। सांपों के बाद अब बारी थी पूरे इकोसिस्टम के गिरने की, और इंसान, वो अब भी खुद को विजेता समझ रहा था। एक जमाना था जब अमामी ओशिमा के जंगलों में पक्षियों की चहचहाट गूंजा करती थी। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ आवाजें आती थी, आगामी ब्लैकबर्ड, अमामी थ्रश और उनके दुर्लभ प्रजातियों की। लेकिन अब सुबह की पहली किरण के साथ जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। नेवला ने सिर्फ सांप नहीं मारे, उसने पक्षियों के अंडे खाए, नन्हे जीवों को निगल लिया और पेड़ों पर बसेरे खत्म कर दिए। अब जंगल में कोई नहीं बोलता था, न हाबू की फुफकार, न ब्लैकबर्ड की पुकार। अगला शिकार बना अमामी रैबिट, एक विशेष प्रजाति खरगोश जो सिर्फ इस द्वीप पर पाया जाता था। काला, रात में सक्रिय और बहुत संवेदनशील। हाबू के डसने से यह किसी तरह बचा रहता था, लेकिन नेवले से नहीं। नेवला दिन में भी सक्रिय था, रात में भी।
और उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ ही सालों में अमामी रैबिट लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया, एक और चेतावनी जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया। प्रकृति एक कड़ी होती है, एक जीवन दूसरे पर निर्भर। हावू ने छोटे जीवों को नियंत्रित किया, वो खुद बड़े शिकारी पक्षियों का भोजन बना और पूरी व्यवस्था एक संतुलन में थी। लेकिन अब हावू लगभग खत्म, पक्षी गायब और छोटा जीवन नेवला की भूख में समा गया। इकोसिस्टम कोलैप्स एक वैज्ञानिक शब्द है, पर अमामी में यह हकीकत बन चुका था। यहाँ पहले सैकड़ों जीवों की आवाज़ थी, अब यहाँ केवल एक जीव बचा था, नेवला, एक शिकारी जिसने सबको मिटा दिया। अमामी के गांव वाले अब भी सोचते थे कि नेवला ने उन्हें सांपों से बचा लिया है। वो इस बात से अनजान थे कि ये जीव उन्हीं की दुनिया को खा रहा है। सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में सफलता लिखी, पर सच्चाई ये थी कि एक द्वीप मर रहा था, धीरे चुपचाप, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी। और जो सबसे बड़ा खतरा था वो अब भी सामने नहीं आया था, लेकिन प्रकृति का बदला चुप नहीं होता। जब जैव विविधता टूटती है तो मौसम बदलता है। अमामी में अचानक बारिश से अनियमित होने लगी, कुछ जगहों पर बाढ़ तो कहीं सूखा। पौधे का परागण करने के कीड़े घट गए, फल और फसलें कम होने लगी। द्वीप अब सिर्फ जंगल नहीं, एक प्रयोगशाला बन गया था, जहां एक गलती से पूरा सिस्टम बिगड़ गया था। 1990 के दशक तक वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि नेवला ने जो तबाही मचाई है उसे रोकना अब जरूरी है। जैव विज्ञानी डॉक्टर हिरोशी अबे ने पहली बार कहा कि हमने सांप से डरकर एक राक्षस को बुला लिया। वो कहते थे नेवला कोई स्थानीय प्रजाति नहीं है, वो इन्वेसिव स्पेसीज है। इसका मतलब था एक ऐसा जीव जो बाहर से लाकर छोड़ा गया और जिसने सारे संतुलन को खत्म कर दिया। शोध शुरू हुए, रिपोर्ट्स आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकृति जब टूटती है तो वो खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी वो बदला भी लेती है, बिना चेतावनी के, बिना दया के। अमामी ओसामी अब जागने वाला था, उस जहर से जिससे उसने खुद बोया था। नेवला की आबादी अब नियंत्रण से बाहर छूट चुकी थी। वो अब इंसानों पर भी हमला करने लगे थे। खेत तबाह, पशु मार दिए गए, बच्चों पर हमले तक होने लगे। जिस रक्षक को बुलाया था वो राक्षस बन चुका था। सांपों से बचने के चक्कर में इंसान ने जो जाल बुना था वो अब उसी के चारों ओर कसता जा रहा है। कभी कभी इंसान को अपने ही बनाए शैतानों से लड़ना पड़ता है। अमामी ओशिमा में अब कोई सांप नहीं था, अब कोई पक्षी नहीं बचा था, अब जंगल की कोई आवाजें नहीं थी, बस एक नाम था, नेवला। और अब इंसान और नेवले के बीच शुरू हुआ जंग, एक ऐसा युद्ध जिसमें दोनों पक्षों को हारना था। 1999 तक आते आते स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। सरकारी रिपोर्ट्स में दर्ज था, नेवला अब खतरा है, सिर्फ जीवों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी। एक ही साल में 37 बच्चों पर नेवलों के हमले हुए, खेत उजड़ गए, मुर्गियों के पिंजरे खाली हो गए। सरकार ने पहली बार माना हमसे गलती हो गई। अब सवाल था, इसे सुधारा कैसे जाए। 2000 में जापान सरकार ने शुरू किया नेवला कंट्रोल प्रोजेक्ट। लक्ष्य था हर नेवले को पकड़ना, जंगल को फिर से जीवन देना। उन्होंने जंगल में हजारों कैमरा ट्रैप, जीपीएस सिस्टम और खास तरह के पिंजरे लगाए। पर नेवला कोई मामूली जानवर नहीं था, वो चालाक था और अब इस धरती पर पूरी तरह घर बना चुका था। हर एक नेवले को पकड़ने में लगते थे औसतन 14 दिन और पूरे द्वीप में थे हजारों। यह युद्ध आसान नहीं था। नेवला कैसे जाल से बचे जाए ये भी सीख चुका था। वो इंसानी गंध पहचानने लगा था, वो कैमरे से बच निकलता था। अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, वह बुद्धि की लड़ाई थी। हर बार इंसान ने नई रणनीति बनाई, नेवले ने उसे तोड़ा दिया। यह एक तरह का गुप्त युद्ध बन गया था, जहां शिकारी और शिकार रोज बदल जाते थे। 2010 के बाद वैज्ञानिकों ने नई तकनीकें अपनाई। डीएनए ट्रैकिंग से नेवले की संख्या का अंदाजा, एआई कैमरों से उनकी मूवमेंट का विश्लेषण और वन्य जीवों की वापसी की संभावनाओं का अध्ययन। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रिटर्न लाइफ, जीवन की वापसी। इस ऑपरेशन का नायक कोई सैनिक नहीं था, बल्कि लैब कोट पहने एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर नाटो इनुक। उन्होंने कहा, अगर हमें अब भी नेवला को रोकना नहीं तो अगली लुप्तप्राय प्रजाति इंसान होगी। 2012 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। दक्षिण अमामी के जंगल में पहली बार एक हावू सांप को दोबारा देखा गया। जी हाँ, वो सांप जो विलुप्त हो चुका था अब फिर से जमीन पर रेंग रहा था। यह एक संकेत था, प्रकृति लड़ रही थी और शायद जीतने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर इनो की आंखों में पहली बार आशा दिखा, अगर सांप वापस आ सकता है तो जंगल भी सांस ले सकता है।
अब सरकार ने गांव वालों के साथ जोड़ा, स्कूलों में शिक्षा दी गई, मंगूस को पहचानो, पकड़ो और जंगल बचाओ। बच्चों ने नेवला वेदर्स क्लब बनाया, हर नेवले को पकड़ने पर पुरस्कार दिए जाने लगे। पूरे द्वीप ने युद्ध अपनाया, जैसे वो अपनी जमीन बचा रहे हों, अपने पूर्वजों की धरोहर। और यह भागीदारी इस युद्ध की असली ताकत बनी। जब सब कुछ सही लग रहा था, तभी प्रकृति ने एक नई चुनौती दे दी। जी, मंगूस के हटने से चूहे और कीड़े तेजी से बढ़ने लगे। जिन्हें पहले हाबू खाता था, अब वो नियंत्रण से बाहर थे। समस्या का एक सिरा सुलझा, पर दूसरा सिरा और उलझ गया। अब वैज्ञानिक को न सिर्फ मंगूस हटाना था, बल्कि पूरा संतुलन दोबारा बनाना था। प्रकृति की यह शतरंज अब और भी जटिल हो गई। जैसे जैसे इंसान नेवला को हटाने की कोशिश करता गया, उन्हें एहसास होता गया कि प्रकृति को छोड़ना एक मामूली भूल नहीं, एक पाप था। इस युद्ध का कोई एक योद्धा नहीं था, ना इंसान न नेवला। इस युद्ध में हारने वाला हर बार जंगल ही बनता गया। लेकिन क्या जंगल फिर से उठेगा? क्या सांपों की फुफकार फिर से गूंजेगी? क्या अमामियों से अपने असली रूप में लौट पाएगा? ये बताना तय नहीं था। अगल बगल उजाड़ दिया गया था इंसान से, जिसने मिट्टी को काटा, पानी को रेगिस्तान बना दिया और जंगल को चुप करा दिया। पर कुदरत को धड़कने थमी नहीं। एक दिन वह लौटने का इरादा बनाकर आती है। अमामियों से वहां की धरती पर अब महसूस होने लगा था कुछ बदल रहा है। 2000 के दशक के मध्य में जब ऑपरेशन रिटर्न लाइफ, जीवन की वापसी, तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो वैज्ञानिकों ने अमामी के कुछ क्षेत्रों में अजीब सी हरियाली देखी। वो गिरती हुई शाखाएं और सूखी झाड़ियों का पुनरुत्थान था। एक वैज्ञानिक ने कहा, यहाँ का मृदा जीवन सांकेतिक संकेत दे रहा है। मृदा के भीतर मिली जलीय कीड़े, कवक और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति ने जताया धरती ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया, और वही सांस कुछ और लौटने का संदेश लाई। 2012 में ऑपरेशन रिटर्न लाइफ के सबसे रोमांचक क्षणों में से एक आया। एक स्थानीय ट्रैपर ने कैमरा ट्रैप फुटेज में देखा हाबू का एक चक्रित रूप, वही अमामी हाबू जिसे लुप्त प्राय घोषित किया गया था, चुपचाप झाड़ियों के बीच निकलकर मिट्टी पर फिसल रहा था। पलक झपकते ही रिपोर्ट जग जाहिर हो गई, हाबू वापसी कर रहा है। यह नाटक नहीं, एक जीवंत साक्ष्य था कि नेचर की चक्रवात अभी थमी नहीं थी। डॉक्टर नाटो इनोक और उनके टीम के सदस्यों ने उस फुटेज को बार बार देखा। क्या यह सही है? क्या सच में अमामी हाबू फिर से इस धरती पर रेंग रहा है? लैब में नए डीएनए नमूने लिए गए, उन पैरों के निशान, उन त्वचा के ढांचों से सीधा मिलान किया गया, और परिणाम ने सभी को चौंका दिया। यह सिर्फ सांप ही नहीं था, यह था नेचर का मंत्रण, मैं वापस आ रहा हूं। वैज्ञानिकों ने सीजनल मॉनिटरिंग तेज की और हर हफ्ते जंगल में कैमरा ट्रैप बढ़ाए और एयरबोर्न ड्रोन सर्विस शुरू किया। जब वैज्ञानिकों को हाबू की वापसी की सबूत मिले, सरकार ने पूरे द्वीप की जनता को संदेश भेजे, सांप लौट रहे हैं, सावधान रहें और जश्न मनाएं। स्कूलों में हाबू उत्सव मनाया गया, जहां बच्चों को सांप सुरक्षा के बारे में सिखाया गया, और स्थानीय कलाकारों ने सांप की काल्पनिक कहानियां चित्रित की। लोकप्रिय रेडियो शो में हाबू की वापसी पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर रिटर्न ऑफ हाबू ट्रेंड करने लगा। पूरे द्वीप पर एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई, जैसे हर दिल कह रहा हो, हमने नेचर का रिश्ता वापस हासिल कर लिया। 2013 का बरसात का सीजन आया। नमी ने जंगल को और हरा कर दिया, और वही नमी एक और संकेत लेकर आई। एक ट्रैपर ने देखा एक बिल के पास टिका सांप का अंडा, जिस पर ताजी दरारें थी। उस अंडा के टूटते ही एक नवजात हाबू ने पहली लौ निकाली दी। छोटा, नन्हा, पर विशाल आशा लेकर यह दृश्य देखकर हर वैज्ञानिक की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह साबित कर रहा था कि हाबू न केवल अस्तित्व में लौट रहा था, बल्कि वह फिर से बढ़ने की तैयारी में था। जब हाबू के अंडे से जीवन निकला, तो जंगल ने भी अपना रूप बदल दिया। पेड़ों की शाखाएं फिर से पकने लगी, वनीला फूल खिल गए और कीड़ों की गूंजन लौट आई। परागन हो रहा था, फल फूल फिर से आकार ले रहे थे, और उस संतुलन में एक फिर से भोजन श्रृंखला कायम हो रही थी। हालांकि हाबू लौट रहे थे, मगर उनकी खतरनाक क्षमता बरकरार थी। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की, हाबू से दूरी बनाएं, उनके बिलों पर ना जाएं, क्योंकि प्रत्येक दस्त से सावधानी बरतना अनिवार्य था। इसलिए जंगल पर्यटन के नियम बदल दिए गए और हाबू देखने के लिए गाइडेड टूर शुरू किया गया। इसमें हिस्सा लेने वाले पर्यटकों को स्थिरता और सुरक्षा की गारंटी दी गई। हाबू की वापसी ने सिर्फ प्रकृति को नहीं जगाया, बल्कि संस्कृति को भी पुनर्जीवित किया। ग्रामीण कलाकारों ने हाबू नृत्य रचा, यात्रियों को सांप के सफर से जोड़ा, गीतों में
बाजुओं पर पेंट पर हाबू की पैदाइश का उत्सव हुआ। इस कला और संस्कृति के मेल ने आगामी को एक नया पर्यटन हब के रूप में उभारा, जहां लोग न सिर्फ प्रकृति देखा बल्कि उसे समझने लगे। अब यह सफर समाप्त नहीं हुआ, पर आराम जरूर हो चुका था। जहां एक बार हमने संतुलन तोड़ा, उसी संतुलन को वापस जोड़ने की राह पर चल पड़े थे। अमामी ओशिमा ने सिखाया कि प्रकृति को मिटाना आसान है, पर उसे वापस पनपने देने का सौंदर्य और भी महान। हाबू की फुफकार फिर से सुनाई देनी शुरू हो गई और यह आहट हमें हमेशा जगाए रखेगी। इंसानी गलती ने एक द्वीप को मूक कर दिया था, पर नेचर की आवाज ने वापस दस्तक दे दी। अमामी ओशिमा फिर से जिंदा हुआ और हाबू की वापसी उस जीवन का प्रतीक है जिसे हमने खो दिया था। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि संतुलन एक चलती प्रक्रिया है जो रोज नए प्रयोग से गुजरती है। जब संतुलन टूटा तो द्वीप मुक्त हो गया, जब संतुलन लौटा तो द्वीप ने फिर से फुफकारना सीखा और अगली चुनौती थी इसे कायम रखना। यह कहानी है अमामी ओशिमा की, जहाँ हर कदम पर चेष्टा होती है संतुलन की खोज की। द्वीप के केंद्र में बसा